हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस विद सृष्टि। एंड आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आप रीजनिंग और क्वांट के तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर ही रहे होंगे। बट जस्ट रिमेंबर, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में जनरल नॉलेज भी आता है, ठीक है। हम पूरा जनरल नॉलेज कवर नहीं कर पाते हैं, इसलिए रीजनिंग और क्वांट पे ज़्यादा फोकस करके हम उसकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ से हम ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकते हैं। बट कुछ क्वेश्चंस या फिर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जनरल नॉलेज के या फिर करंट अफेयर्स के, जिनको आप इजीली कवर कर सकते हैं और एक दो बार जस्ट रिवाइज करके पढ़ के और वो चीज़ ना आप याद कर सकते हो और फिर उनको एग्जाम में अप्लाई करोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर देखे होंगे तो उसमें ना आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ठीक है। हर ईयर में लगभग दो क्वेश्चंस थे कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। सो लाइक आर्टिकल हो या फिर प्रियम्बल हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन हो, उससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। सो इट इज 10 मार्क्स, और दो नहीं तो एक भी अगर देखने को मिला है सो इट इज ऑफ 5 मार्क्स, राइट। तो अगर आप थोड़ा सा पढ़ के 5 मार्क्स अगर आपको मिल रहे हैं सो इट्स रियली वेरी वेरी गुड। सो आई विश एंड आई होप कि आप इस वीडियो को देखेंगे और एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे, बस 2x की स्पीड पर भी देखोगे ना तो आपको थोड़े से ये आर्टिकल्स ना दिमाग में बैठ जाएंगे। और जब आप क्वेश्चंस करोगे अपने उस एग्जाम में तो आप शायद ऑप्शंस को देखकर इस वीडियो को रिकॉल करके कोई सा टिक कर सको किसी आंसर को, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो पहले बेसिक सी इंफॉर्मेशन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है उनको बोलते हैं फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, ठीक है। सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज कॉल्ड एज फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी फॉर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और लगभग 3 साल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर तैयार किया था, ठीक है। नवंबर 1946 में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। वैसे इतने डिटेल में आपको जानने की जरूरत है नहीं, बट जो भी इंपॉर्टेंट है उसको आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। सो नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और उसके प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी और उसके चेयरमैन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड बी आर अम्बेडकर इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नाउ 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का जो है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। सो जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो 1976 में पास हुआ था उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि इस एक्ट से बहुत सारे आर्टिकल्स में ना बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, ठीक है। सो बहुत सारे चेंजेस किए गए थे इस पर्टिकुलर एक्ट के द्वारा, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। सो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है, 12 शेड्यूल्स है, 25 पार्ट्स है, ठीक है। और बहुत सारे आर्टिकल्स है, लाइक 400+ आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो जो 25 पार्ट्स है उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं और उसी में आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है। सो जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 25 पार्ट्स में डिवाइड करा है और उन्हीं 25 पार्ट्स में आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि 400+ जो आर्टिकल्स है उनको 25 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। सो पार्ट 1 में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और उसमें आर्टिकल्स आते हैं 1 to 4, ठीक है। सो अगर आपको क्वेश्चन आया है, फिर मैंने एक ना मॉक टेस्ट में देखा था कि मैच द कॉलम में क्वेश्चंस था, ठीक है। इधर आर्टिकल के नंबर लिखे हैं और उधर इससे रिलेटेड चीजें लिखी है, ठीक है। और उसको आपको मैच करना है, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन। तो उसमें आप देखिए एक एक आर्टिकल ना याद नहीं रख सकते हो। तो ऐसे जब आप पार्ट्स याद रखोगे कि यूनियन एंड टेरिटरी में 1 to 4 का आर्टिकल है, ठीक है। सो 1, 2, 3 और 4 ये चारों आर्टिकल्स काय में आएंगे? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में, ठीक है। अब मैच द कॉलम में अगर आपको ऑप्शन में दिया गया है टेरिटरी या फिर नेम ऑफ टेरिटरी या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी, तो आप उन आर्टिकल्स को मैच कर पाओगे, ठीक है। जैसे सिटीजनशिप है पार्ट 2 में और उसमें आर्टिकल है 5 to 11। अगर मैच द कॉलम में इफ सपोज आर्टिकल नंबर 9 दे रखा है, ठीक है आपको, और सामने एक ऑप्शन है कि सिटीजनशिप, तो 9 याद रखिए कि पार्ट 2, ओके, पार्ट 2 5 to 11 उसमें आर्टिकल होते हैं और वो है सिटीजनशिप का। डिटेल ज्यादा नहीं याद रखनी है, बस ऊपर भी याद रखोगे ना तो आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। सो आप उसको इजीली मैच कर दोगे, ठीक है। सो इसी तरीके से इसको बहुत ही ना थोड़ा दिमाग लगा के और ब्रीफली आपको पढ़ना है, ठीक है। कोई डिटेल में नहीं जाना है, कुछ रटना नहीं है आपको, क्योंकि यूपीएससी वगैरह क्लियर नहीं करनी है आपको। बस 1 या 2 मार्क्स के 1 या 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से। सो उसको बस आपको एक बार देखना है और इसी वीडियो को डबल या ट्रिपल आप देख सकते हो ब्रश अप करने के लिए, ठीक है। सो पार्ट 1 में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4। आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है।
और आर्टिकल 2 और 3 में न्यू स्टेट्स या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट को की बाउंड्री चेंज करके नया स्टेट लाना या फिर नाम चेंज करना, ये सब दिया गया है। सो इतना डिटेल में आपको जाना नहीं है। सो 1 to 4 जो आर्टिकल्स है वो ये है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और वो है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में है सिटीजनशिप, और उसमें आर्टिकल आते हैं 5 to 11, ठीक है। देन पार्ट 3, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। राइट डाउन दिस फैक्ट कि फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, और ये में है पार्ट 3 में है, ठीक है। और उसमें आर्टिकल्स कौन से आते हैं? आर्टिकल 12 to 35, ठीक है। आर्टिकल 12 to 35 जो है फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है। देन कम्स पार्ट 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें आते हैं आर्टिकल 36 to 51। सो फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोवाइड करता है एज एन इंडियन सिटीजन कि आपके पास ये राइट है, दिस पर्टिकुलर राइट बिलोंग्स टू यू, ठीक है। और अगर ये राइट वायलेट हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, ये भी आपका एक राइट है, ठीक है। सो वो सारे राइट्स कायम में दिए हैं फंडामेंटल राइट्स में, और वो कायम है पार्ट 3 में है, और उसके आर्टिकल्स कौन से हैं? 12 to 35। पार्ट 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें ना कुछ गाइडलाइंस दी गई है जो कि स्टेट को यानी कि गवर्नमेंट को फॉलो करनी है फॉर द बेनिफिट ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है। और इसमें आर्टिकल्स आते हैं 36 to 51। देन कम्स पार्ट 4A, फंडामेंटल ड्यूटीज, और इसमें सिर्फ एक आर्टिकल है, वो है आर्टिकल नंबर 51A। पार्ट 4A जो है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, और इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू डाला गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और मैं इसको क्या बोलते हैं 47 अमेंडमेंट एक्ट को, उसको क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने पढ़ा है, ठीक है अभी। अब पार्ट 5 में है यूनियन गवर्नमेंट, और इसमें आर्टिकल्स है आर्टिकल 52 to 151, ठीक है। देन कम्स पार्ट 6, उसमें है द स्टेट गवर्नमेंट्स, और उसमें आर्टिकल है 152 to 237। देखो ऐसे मैच द कॉलम आए और इनके बीच में कोई सा आर्टिकल आ गया, ठीक है। 152 से 237 के बीच का कोई आर्टिकल दिया है अगर आपको, जैसे 160 दे रखा है, ठीक है, और सामने आपको ऑप्शन में दे रखा है सुप्रीम कोर्ट, तो आपको ये याद रखना है कि यार ये जो आर्टिकल्स है 152 से लेकर 237, ये तो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स थे, ठीक है। हमने तो वीडियो में ये देखा था, बट यहाँ पर ऑप्शन में सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ये होंगे ही नहीं, तो आपको उसको गलत कर देना है, ठीक है, मतलब टिक नहीं करना है। ओके, सो देन पार्ट 9 पंचायत, पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, यूपीएससी में पिछले साल आया ये क्वेश्चन। सो पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस, और इसमें है आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक। फिर है पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन खुद ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि कॉन्स्टिट्यूशन को वो अमेंड कर सकते हैं, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं कर सकते हैं, बट समय के साथ साथ देखो परिवर्तन जरूरी होता है, राइट। तो कोई से भी आर्टिकल्स अगर टाइम के साथ वो गो ऑन नहीं कर पा रहे हैं तो उन आर्टिकल्स को हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि पार्लियामेंट चेंज कर सकती है। और वो सारे किस आर्टिकल में दिया है? वो आर्टिकल 368 में दिया है, ठीक है। देन कम्स इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स, जैसे मैंने कहा था कि 12 शेड्यूल्स होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसको याद करने की एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, वो है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। टीयर्स TEARS ऑफ OF ओल्ड OLD PM, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स है 12 शेड्यूल्स है, राइट। 25 पार्ट्स है, 12 शेड्यूल्स है। 25 पार्ट्स के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमने देख लिए हैं, और इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स है वो हम अभी देखते हैं। सो फर्स्ट है T stands for territory, E for emoluments, A for affirmation and oath, R for Rajya Sabha, S for scheduled areas and scheduled tribes, O for emptom, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, F for federalism, O for languages, L for land reforms, D for defection, P for पंचायत एंड M for municipalities, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है शेड्यूल वो है 10th शेड्यूल जो है 10th शेड्यूल, ये किससे रिलेटेड है? ये है एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड। सो यहाँ पर हमने जो निमोनिक बनाया है उसमें है ये D स्टैंड फॉर डिफेक्शन, ठीक है। सो एंटी डिफेक्शन इससे याद रखिए आप, 10 शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है। देन जो हमारा 8th शेड्यूल है वो है लैंग्वेजेस से रिलेटेड, ठीक है। 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस दे रखी है, 22 लैंग्वेजेस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अप्रूव किया। अप्रूव आई डोंट थिंक इज अ राइट वर्ड, बट 22 लैंग्वेजेस है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। और ओके, सो शेड्यूल नंबर 1 T स्टैंड्स फॉर टेरिटरी। सो शेड्यूल नंबर 1 में नेम ऑफ
स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी जितने भी हैं हमारे, उन सब के नाम का में है शेड्यूल नंबर 1 में। देन कम शेड्यूल नंबर 2, इसमें पावर्स, इमोल्यूमेंट्स और जो भी है, मतलब जो जितनी भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, यानी कि प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट, ये सब की गवर्नर, ये सब की पावर्स, ये सब की इमोल्यूमेंट्स जो है, इन सबको क्या क्या प्रिविलेजेस दिए गए हैं वो शेड्यूल 2 में लिखे हुए हैं, ठीक है। देन शेड्यूल 3 इज अफर्मेशन एंड ओथ। जब कोई भी इलेक्ट होता है, ठीक है, या चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे कोई भी हो, उनको एक ओथ लेनी पड़ती है, ठीक है, इलेक्ट होने के बाद, कि वो अपने देश के लिए ये करेंगे या गद्दारी नहीं करेंगे एंड ऑल। सो वो ओथ एंड अफर्मेशन सब लोगों की वो कायम है 3rd शेड्यूल में, ठीक है। 4th शेड्यूल आर स्टैंड्स फॉर राज्यसभा। सो राज्यसभा की सीट एलोकेशन से रिलेटेड है 4th शेड्यूल। 5th शेड्यूल इज रिलेटेड टू शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसकी डिटेल में आपको नहीं जाना है, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, ठीक है। शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओ देखो, ओ से अमटम हो नहीं रहा है, बट निमोनिक बनाने के लिए बना दिया लोगों ने। सो ओ अमटम यानी कि देखो 4 ऐसे स्टेट्स है, असम, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन चारों स्टेट्स को ना कुछ स्पेशल पावर्स दी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। सो उसको कौन से शेड्यूल में दी है? शेड्यूल नंबर 6 में दे रखी है, ठीक है। अब शेड्यूल नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल नंबर 7 को हम यहाँ पर F से डिनोट कर रहे हैं। F स्टैंड्स फॉर फेडरलिज्म, ठीक है। तो शेड्यूल नंबर 7 में 3 लिस्ट है, ठीक है, 3 लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। ये 3 लिस्ट है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th नंबर के शेड्यूल में है, और इसमें सब्जेक्ट्स डिसाइड किए गए हैं कि फर्स्ट लिस्ट में जो है वो है सेंट्रल लिस्ट, यानी कि इसमें जो भी सब्जेक्ट्स आएंगे, लिस्ट 1 में जो भी सब्जेक्ट आएंगे उनको कौन रूल करेगा, वो सब किसके अंडर आएंगे, वो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंडर आएंगे, ठीक है। और वैसे ही स्टेट लिस्ट है, और फिर वैसे ही कॉन्करेंट लिस्ट है। ये 3 लिस्ट जो है वो कौन से शेड्यूल में है? शेड्यूल नंबर 7, ठीक है। देन शेड्यूल नंबर 8 जो मैंने अभी आपको बताया कि वो है लैंग्वेजेस पर, 22 लैंग्वेजेस है, ठीक है। एंड देन शेड्यूल नंबर 9 इज अबाउट लैंड रिफॉर्म्स, शेड्यूल नंबर 10 एंटी डिफेक्शन लॉ, शेड्यूल नंबर 11 पंचायत एंड शेड्यूल नंबर 12 म्यूनिसिपैलिटीज। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज का भी शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो tiers of old PM, T stands for territory, E for emoluments, A for affirmation and oath, R for Rajya Sabha, S for scheduled areas and scheduled tribe, O for Amtam, F for federalism जिसमें कि 3 लिस्ट है, O for languages, L for land reforms, D for defection, P for पंचायत and M for municipalities। यहाँ पर हमारे 12 शेड्यूल्स खत्म होते हैं, ठीक है। सो 12 शेड्यूल, 25 पार्ट्स। अब आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे। सो ये है फंडामेंटल राइट्स, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल्स के बीच में है, रिकॉल करो, अभी मैंने बताया। सो आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 में है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, और ये पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। सो अब हम जल्दी जल्दी इन आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देखो आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ है, आर्टिकल 16 में इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना। आर्टिकल 17 है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 18 है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 19 है प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स। सो इसमें कुछ राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल 19 में, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू मूव फ्रीली, राइट टू फॉर्म कॉर्पोरेशन एंड एसोसिएशंस एटसेट्रा, ठीक है। आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और इसमें बहुत सारे राइट्स आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 21 जो कि है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसमें बहुत सारे राइट्स आते हैं, जैसे राइट टू स्लीप भी आपका एक राइट है, आपको पता है ये बात, है ना। तो वो सारे राइट्स किसमें है? इसमें राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन, राइट टू स्लीप, ये सारे बहुत सारे राइट्स इसमें हैं, ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 में। आर्टिकल नंबर 21 स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब आर्टिकल 22 और 20 में कंफ्यूज मत होना, 20 इज फॉर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस एंड 22 इज अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिलेटेड राइट्स, ठीक है। सो 22 आर्टिकल नंबर 22 में है ना कुछ राइट्स हैं, जैसे कि अगर आप ये बेसिक राइट्स है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को पुलिस अरेस्ट कर रही है तो अरेस्टेड पर्सन के पास ये राइट होता है कि वो पुलिस से उस समय पूछ सके कि किस पर्टिकुलर जुर्म में उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। सो ये एक फंडामेंटल राइट है, और ये आर्टिकल 22 हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन आर्टिकल 23 इज प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल नंबर 23।
देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 24, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है। आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कंसेंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। सो रिलीजन से रिलेटेड आर्टिकल नंबर 25 है। आर्टिकल 29 और 30 माइनॉरिटीज से रिलेटेड है, और आर्टिकल 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। और इसको बी आर अम्बेडकर जी ने क्या बोला है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो विच आर्टिकल इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो आंसर इज आर्टिकल नंबर 32, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। और इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है किसने? बी आर अम्बेडकर जी ने। बी आर अम्बेडकर जी कौन है? वो है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी भी थे। देन कम्स टीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि कौन से पार्ट में है? पार्ट 4 में, ठीक है। इसमें कौन से आर्टिकल्स आते हैं? आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक के आर्टिकल्स आते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट 2 आर्टिकल है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो यूसीसी ना अभी 3-4 साल से बहुत ही उसमें न्यूज़ में चल रहा था, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और ये सारे न्यूज़ चल रहे थे। सो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि आर्टिकल 44 में है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 51 में है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और इसी में आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 इट इज़ रिलेटेड टू पंचायत, ठीक है। देन कम्स फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि आर्टिकल 51A में है, और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया है? सो ये है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। सो ओरिजिनली इन 1976 10 फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी इसमें ऐड करी गई। सो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 11। और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर डाली गई थी, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। देन कम्स आर्टिकल नंबर 124 से 147 के बीच में सारे आर्टिकल्स हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, ठीक है। सो मैच द कॉलम में ही मैंने इसका एक पर्टिकुलर आर्टिकल दिखा था। सो एक आर्टिकल आप ना याद नहीं कर सकते हो। सो 124 से 147 के बीच में जो भी आर्टिकल्स है वो है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। देन आर्टिकल 148 जो है वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम कैग बोलते हैं। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 148। आर्टिकल नंबर 280 फिनेंस कमीशन से रिलेटेड है। ये हमने 2024 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। सो 5 मार्क्स दिए, सीधे आपको 5 मार्क्स दिया गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। सो आर्टिकल नंबर 280 it is related to finance commission. Article 352 is related to national emergency and article 368 is related to amendment of constitution. So I hope कि ये सारे आर्टिकल्स आपने देख लिए हैं, और एक बार और इस वीडियो को आप रिवाइज करेंगे तो ये आर्टिकल दिमाग में बैठ जाएंगे। एक बार आप चाहे तो इन आर्टिकल्स को ऐसे ही नोट डाउन भी कर सकते हैं। सो अगर ये क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छी बात है कि आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और यस, आज के लिए इतना ही। सो और बाकी मैं क्वांट और रीजनिंग पर भी कुछ वीडियोस बनाने की ट्राई करूँगी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, और आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।